हेलो एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस डिस्कस करने वाला हूं जो कि डेली यूज़ में काफ़ी आते हैं। कई लोग इनको यूज़ करते हैं। आपको ये पढ़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं और इनको जानने से हम भी इन्हें डेली यूज़ में ले सकते हैं, इनको काम में ले सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन जो यहाँ पर मैंने दिया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट एंड लेटर टर्न्स आउट टू बी गुड। कहने का मतलब जो पहली बार में तो हमें बुरा लगे, खराब लगे, लेकिन बाद में अच्छा अपीयर हो या बाद में वो अच्छा साबित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, Kapil's accident proved to be a blessing in disguise, as in that way he got enough money to make a down payment for his house. कहने का मतलब ये कि जो कपिल का एक्सीडेंट था, अब नेचुरली एक्सीडेंट तो कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ कपिल का एक्सीडेंट एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव हुआ, क्योंकि उससे जो पैसे उसे मिले, क्लेम का पैसा वगैरह जो भी उसे मिला, उस पैसे से वो अपने हाउस के लिए एक डाउन पेमेंट दे पाया। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसके लिए हुआ, जो पहली बार में तो हम कह सकते हैं अपीयर्स बैड, लेकिन बाद में टर्न्स आउट टू बी गुड। सेकेंड हमने दिया है अ डाइम अ डजन, जिसका मतलब होता है सो अबंडेंट एज टू होल्ड नो वैल्यू। मतलब कोई चीज़ जो इतनी अधिक है कि उसकी वैल्यू या इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, तो उसके लिए हम कहते हैं अ डाइम अ डजन। एग्जाम्पल हमने दिया है, दैट बर्ड माइट बी अ रेयर साइट वेयर यू कम फ्रॉम बट हियर दे आर डाइम अ डजन। कि सेंटेंस हमें कह रहे हैं कि ये बर्ड हो सकता है तुम्हारे यहाँ एक रेयर साइट हो, नहीं दिखता हो, दुर्लभ हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ये डाइम अ डजन यानी कि बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि अब उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो डाइम अ डजन मतलब अबंडेंस इतनी होना, प्रचुरता इतनी होना कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब अबंडेंस में होती है, यानी अगर हम बीच बीच में खबरें सुनते रहते हैं कि किसी चीज़ का भाव गिर गया, किसी चीज़ का भाव बढ़ गया, जैसे प्याज एकदम से 5 रुपये किलो हो गए, तो रीज़न क्या होता है, जब अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है और उसको यूज़ करने वाले कम होते हैं, तो वो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ इसका वही मतलब है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, जिसको हम कह सकते हैं आग में घी डालना ना, जले पर नमक छिड़कना, तो ऐसा हम इसके लिए कह सकते हैं। और किसी भी कंडीशन को एग्जैसरबेट करना, वर्सन करना, ये इसका मतलब होता है, जिसको हम और भी दूसरे तरीके से कह सकते हैं एडिंग फ्यूल टू फायर, ऐसा भी हम इसके लिए कह सकते हैं। तो मीनिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टू एग्जैसरबेट एन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जो ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसे और वर्सन करना, उसे और ख़राब करना, ये इसका मीनिंग होता है। सेंटेंस मैंने लिखा है, फर्स्ट द बेसमेंट फ्लडेड एंड देन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी अ पाइप बर्स्ट इन द किचन। मतलब पहले तो बेसमेंट पूरा पानी से भर गया और फिर सिचुएशन को और बदतर करने के लिए किचन में जो पाइप था वो भी बस्ट हो गया। यानी ऑलरेडी जो सिचुएशन ख़राब है वो अगर और ख़राब हो जाए तो हम कहेंगे एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं, बीट अराउंड द बुश। कहने का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना, अस्पष्ट तरीके से बोलना। जैसे मैंने लिखा है, टू स्पीक वैगली, मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। सेंटेंस हमने लिखा है, डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट टेल मी द ट्रुथ, यानी कि इधर उधर की बात मत करो, घुमा फिरा के बात मत करो, मुझे सच्चाई, ट्रुथ बताओ। तो कई लोगों की आदत होती है घुमा फिरा करके बात करने की, तो हम ऐसे में यूज़ करते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि घुमा फिरा करके कहने के बजाय सीधे
कम टू द पॉइंट, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। फिर हमने लिखा है बीटिंग अ डेड हॉर्स। कहने का मतलब है गड़े मुर्दे उखाड़ना, जिसको हम कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ऐसा भी बोलते हैं। तो जो बात, और हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, लेट पास बी बरीड, इस तरह के हम अलग अलग तरीके से इसको कह सकते हैं। मीनिंग हमने लिखा है टू परस्यू अ फ्यूटाइल गोल, मतलब कोई एक यूजलेस, फ्यूटाइल, निरर्थक गोल को परस्यू करना, ये इसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब कोई अब फायदा नहीं है। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं, वी आर पास दैट स्टेज सो इट्स नो यूज बीटिंग अ डेड हॉर्स। तो हमने वो स्टेज पास कर ली है और अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। मतलब कोई भी डिस्प्यूट या कोई ऐसी स्टेज को हम ओवरकम कर चुके हैं और अब उन पुरानी बातों को लेकर के फिर से झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। 6 नंबर पे मैंने दिया है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब होता है बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। कहने का मतलब अगर बिल्कुल नैरो मार्जिन से कोई चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है ही पास्ड द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब बहुत ही बेयरली, या हम कहें कि इस तरह से कि फेल होता होता बचा। तो ये इस सेंटेंस का मतलब होगा कि बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ उसने एग्जाम पास किया। कहने का मतलब जैसे तैसे पास हो गया, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, ये सेंस यहाँ पर निकलता है। ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो हम कह सकते हैं कि जरा सा, मतलब बाल बाल बचा। तो ये जो हम कहते हैं उसके लिए बाय द स्किन ऑफ योर टीथ हम ऐसा यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने मीनिंग दिया है, नॉट टू बेस द ओपिनियन ऑन द अपीयरेंस, यानी कि जो बाहरी अपीयरेंस है उस पर हमें अपनी राय बनानी नहीं चाहिए। केवल जो आउटवर्ड लुक है उसके आधार पर हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया है he may look uneducated and unsophisticated but you shouldn't judge a book by its cover। तो मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि वो अनएजुकेटेड लगे, अनसोफिस्टिकेटेड लगे, कम पढ़ा लिखा लगे, अनसोफिस्टिकेटेड लगे, लेकिन हमें केवल लगने के आधार पर, यानी कि आउटवर्ड अपीयरेंस पर हमें कुछ भी जज नहीं करना चाहिए, राय नहीं बनानी चाहिए। तो हिंदी में जैसा मैंने कहा कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, तो जो दिखता है वो अलग है और जो वास्तविकता है वो अलग है, ऐसा एक सेंस का निकलता है। 8 नंबर पे हमने लिखा है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब टू होप ऑफ फॉर गुड लक। इसको हम कह सकते हैं टू होप फॉर गुड लक। मतलब ये कि हम कहें कि आशान्वित होना, होपफुल रहना, ऑप्टिमिस्टिक होना, ये भी कीप योर फिंगर्स क्रोज्ड का मतलब है। एग्जाम्पल हमने दिया है इवन दो आई हैड नो मनी आई केप्ट माई फिंगर्स क्रोज्ड, मतलब ये कि हालांकि मेरे पास पैसा नहीं था फिर भी मैं होपफुल था, फिर भी मैं आशान्वित था। तो ये इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। 9th नंबर पे हमने लिखा है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, मतलब हमें कुछ भी पहले से ही अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए। जैसे हमने मीनिंग मैंने यहाँ लिखा है डोंट ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम समथिंग नॉट येट अर्न, यानी जो अभी आपके पास है ही नहीं
उसके आधार पर कुछ भी हमें अनुमान नहीं लगाने चाहिए, वो निरर्थक आधारहीन साबित होते हैं। जैसे अगर इसका मैं लिटरल मीनिंग यहाँ पर बताऊँ तो अंडे के आधार पर अगर हम चिकन का अंदाज़ा लगा लें कि इतने हो जाएंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। सारे अंडे जो हैं वो चिक्स में कन्वर्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल हमने दिया है, डोंट बी सो इम्प्रैक्टिकल एंड ग्रीडी, यू शुडंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। तो सेंटेंस में हमने लिखा है कि भाई अव्यवहारिक और लालची नहीं होना चाहिए, हमें पहले से ही कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, यानी कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो हम उसके लिए कहते हैं कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। जैसे यहाँ हमने दिया है, वी वॉन्ट to redecorate the living room, but I am afraid it's going to cost us an arm and a leg. तो मतलब ये कि हम लिविंग रूम को रीडेकोरेट करना चाहते हैं, लेकिन I'm afraid कि इसमें बहुत खर्चा आएगा या बहुत एक्सपेंसिव होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमने दिया है डेविल्स एडवोकेट। मीनिंग होता है अ पर्सन हु टेक्स एन अपोजिंग व्यू। मतलब डेविल्स एडवोकेट ऐसा कोई पर्सन जो हमेशा आपके खिलाफ बोलता हो, जो हमेशा आपकी बातों को अपोज करता हो, विरोध करता हो, तो ऐसे पर्सन के लिए हम कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है, दीपक ऑलवेज हैज़ अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर वॉट एवर आई से, ही इज रियली अ डेविल्स एडवोकेट। मतलब दीपक के पास हमेशा मेरी बातों के लिए एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, यानी मेरी बातों का हमेशा वो विरोध करता है। वो वास्तव में कौन है? एक डेविल्स एडवोकेट। 12th नंबर पर मैंने आपको दिया है, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। मतलब किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। तो मीनिंग हमने दिया है, डिलिबरेटली इग्नोर समबडी, यानी वही जानबूझ करके इग्नोर करना। तो सेंटेंस हमने दिया है, आफ्टर बिकमिंग रिच रमेश नाउ गिव्स अ कोल्ड शोल्डर टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स। मतलब रिच होने के बाद अब रमेश क्या करता है? अपने पुराने फ्रेंड्स को जानबूझकर इग्नोर करता है। यानी अब पैसा आ गया, भाई अमीर हो गया, तो अब पुराने दोस्तों की ज़रूरत नहीं रही, वो उन्हें जानबूझ करके इग्नोर करता है। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब डिलिबरेटली किसी को इग्नोर करना। इसी तरह से नेक्स्ट हमने दिया है, वाइल्ड गूज चेज। मतलब फ्यूटाइल परस्यूट। तो एग्जाम्पल है, इट्स गोइंग टू बी अ वाइल्ड गूज चेज बिकॉज बाय द टाइम यू गेट इट इट्स यूटिलिटी विल बी ओवर। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब है फ्यूटाइल, यूजलेस, निरर्थक किसी भी चीज़ को फॉलो करना जो अंत में यूजलेस साबित हो। एग्जाम्पल हमने दिया है, इट्स गोइंग टू बी अ वाइल्ड गूज चेज बिकॉज बाय द टाइम यू गेट इट इट्स यूटिलिटी विल बी ओवर। तो कहने का मतलब ये कि अब सेंटेंस में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है वो एक निरर्थक प्रयास साबित होने वाला है, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे हाथ में आएगा तब तक इसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लो टिकट हमने ट्रेन का लिया और हम टिकट लेने जा रहे हैं या टिकट जैसे तैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक टिकट तुम्हारे हाथ में आएगा तब तक ट्रेन जा चुकी होगी। तो ये हो गया एक वाइल्ड गूज चेज, यूजलेस अटेम्प्ट, फ्यूटाइल परस्यूट। 14th नंबर पे हमने दिया है, हिट द नेल ऑन द हेड। यानी बिल्कुल एक्यूरेट होना, बिल्कुल परफेक्ट होना।
तो सेंटेंस हमने दिया है, बाय आंसरिंग दैट क्वेश्चन यू हैव रियली हिट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी उस क्वेश्चन का आंसर देख करके तुमने बिल्कुल सही या एक्यूरेट काम किया है। या जैसे मैं कहूँ, बाय अनाउंसिंग लॉकडाउन आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि लॉकडाउन अनाउंस करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही टाइम पर एक्यूरेट काम किया है। तो ऐसा किसी भी तरह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं जहां पर हमें सेंस देना हो कि सही काम सही तरीके से करना। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने यहाँ पर दिया है, किलिंग 2 birds विद अ सिंगल स्टोन। तो एक तीर और 2 निशाने जो हम कहते हैं, मीनिंग टू अचीव 2 things इन अ सिंगल एफर्ट। और एग्जाम्पल मैंने दिया है, थ्रू द करेक्शन स्लिप वी किल्ड 2 birds इन अ सिंगल एफर्ट एज वी गॉट द नेम ऑफ द होटल एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एग्जाम। तो करेक्शन स्लिप से हमने एक तीर से 2 निशाने साधे, क्योंकि एक तो हमें होटल का नाम पता लगा और दूसरा एग्ज़ाम का जो एग्जैक्ट टाइम है वो भी हमें पता लग गया। तो कोई भी एक ही रास्ता अपनाते हुए अगर हमें 2 रिजल्ट्स मिल जाएं तो हम उसे कहेंगे टू किलिंग 2 birds विद अ सिंगल स्टोन। इसी तरह से 16th नंबर पर यहाँ पर हमने लिखा है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत रेयर हो, बहुत कम हो, तो इसलिए उसे कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा है, वंस इन अ ब्लू मून आई वॉच सीरियल्स टू सी व्हाट फैशन इज ट्रेंडिंग। कहने का मतलब बीच बीच में या कभी कभी मैं सीरियल्स देख लेता हूँ ये जानने के लिए कि क्या फैशन चल रहा है। 17th नंबर पे हमने दिया है, पीस ऑफ केक, मतलब वेरी इजी टास्क। अब कैसे ये वेरी इजी टास्क को हम यूज़ कर सकते हैं। आई थॉट आई वॉज गोइंग टू फेल द टेस्ट बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ पीस ऑफ केक, यानी कोई अगर बहुत आसान सा काम हो, बहुत इजी सा काम हो, तो हम उसे कहते हैं पीस ऑफ केक। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे तो लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन ये बहुत पीस ऑफ केक यानी बहुत इजी साबित हुआ। इसी तरह से 18th नंबर पर हमने लिखा है, इट टेक्स 2 टू टैंगो। तो टैंगो एक डांस फॉर्म है जो 2 जने ही मिलकर कर सकते हैं। और मीनिंग हमने लिखा है, इट टेक्स 2 people टू डू सर्टेन थिंग्स, यानी कुछ चीज़ों में 2 जनों की ज़रूरत होती है, 2 जनों के बिना वो नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल हमने लिखा है, योर सन ब्लेम्स माइन फॉर देयर क्वारल एट स्कूल बट इट टेक्स 2 टू टैंगो। मतलब स्कूल में तुम्हारा बेटा जो है स्कूल में होने वाले झगड़ों के लिए मेरे बेटे को ब्लेम करता है, लेकिन झगड़ने में 2 जनों की ज़रूरत होती है। या जो हम सिंपल टर्म्स में कहें तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी कि 2 जनों का, यानी तुम्हारे बेटे का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना कि मेरे बेटे का। ऐसा सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं। और अब ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें मैंने यहाँ पर दिया है, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो एग्जाम्पल है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो थ्रू थिक एंड थिन। हरक्यूलियन टास्क यानी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, जैसे क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ रियली अ हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलिस एक ग्रीक लेजेंडरी हीरो था जिसने 12 बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल किया था। और जैसा कई सारे
वीडियो गेम्स वगैरह में दिखाया जाता है कि आग के ऊपर से निकल करके जाना पड़ता है, कई गहरी खाइयों को पार करना होता है, कई सारे दुश्मनों को का सामना करना होता है। तो हरक्यूलिस क्योंकि एक लेजेंडरी हीरो जिसने ऐसा काम किया था, तो उसके नाम पर बन गया है ये हरक्यूलियन टास्क, यानी बड़ा मुश्किल काम। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करना या उस पर क्लाइंब करना एक हरक्यूलियन टास्क है। और इसी तरह से 21st हमने दिया है आइसिंग ऑन द केक, मतलब सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं। तो एक एडिशनल बेनिफिट, जैसे वी गॉट अफोर्डेबल रूम्स इन 5-star होटल, द फूड वॉज ऑल्सो फ्री, इट वॉज रियली एन आइसिंग ऑन द केक। तो एक तो अफोर्डेबल रूम्स मिल गए 5-star होटल में, वो भी, और उसके ऊपर फूड भी फ्री था, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। एक एडिशनल बेनिफिट हमें हो गया, एक आइसिंग ऑन द केक वाली ये बात हो गई। तो इस तरह से और भी कई सारे इस तरह के इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो मैं और वीडियोस उन पर डेफिनेटली बनाऊंगा, और इस तरह की कई सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के और वीडियोस में मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा। तो तब तक आप देखते रहिए, इसी तरह बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।